कल्पना कीजिए अगर भारत का बंटवारा ना हुआ होता और पाकिस्तान न बनता तो आज पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता और वो भारत के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी कहलाता। और पाकिस्तान के लोगों के साथ आज जो हो रहा है वो बहुत नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि अगर बंटवारा ना हुआ होता तो वो आज इसी भारत के नागरिक कहलाते और भारत में जो कुछ हो रहा है वो उनके हिस्से में भी आता। बंटवारा अगर ना हुआ होता तो पाकिस्तान के लोगों को आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिल पाते, वहां भी स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा होता, आयुष्मान भारत योजना का लाभ पाकिस्तान के लोगों को भी मिलता। और इसके अलावा बंटवारा ना होता तो आज पाकिस्तान में भी वंदे भारत ट्रेन चल रही होती, पाकिस्तान की गरीब महिलाओं को भी उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर आज दिए जा रहे होते और पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद नहीं बल्कि आज यूपीआई टेक्नोलॉजी दे रहा होता। लेकिन बंटवारे से पाकिस्तान को सिर्फ एक ऐसा देश मिला जहां तमाम नेताओं ने अपना फायदा देखा और लोगों की भलाई के लिए कभी कोई काम नहीं किया। तो आज ये भी देखना चाहिए कि इस विभाजन से पाकिस्तान को तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, वहां के लोग भी किसी सारे फायदों से वंचित रह गए, इस विकास से वंचित रह गए, इस टेक्नोलॉजी से वंचित रह गए और भारत को भी इसका कोई लाभ नहीं हुआ। आज इस विभाजन से जुड़े एक सच के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी देश के लोगों के सामने आने नहीं देना चाहते थे। उन्हें यह बात चुभ गई थी और यह सच एक पुस्तक के रूप में आज भी जीवित है और इस पुस्तक का नाम है नाउ इट कैन बी टोल्ड, जो बंटवारे में विस्थापित होने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे ए.एन. बाली ने लिखी है। प्रोफेसर ए.एन. बाली इसके लेखक है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक पर अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन आज मैं इस पुस्तक के कुछ अंश अपने साथ लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको उसमें से कुछ पढ़कर सुनाऊं। इस पुस्तक में बताया गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने भारत के विभाजन को सहमति देकर अपने लिए तो सत्ता की शानदार इमारत खड़ी कर ली, लेकिन ये नेता विभाजन का दर्द सहने वाले लोगों के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। जिस संगठन ने विभाजन के बाद लाहौर और पाकिस्तान के बाकी इलाकों में सिख और हिंदुओं की जानें बचाई, वो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस था। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा था कि इस पर बैन लगाने का प्रयास किया गया। देखिए, इसमें मैं पढ़कर बताता हूं। Who else came to the rescue of the people at this stage but a band of young selfless Hindus popularly known as the RSS? They organized in every mohalla of every town of the province the work of evacuation of the Hindu and Sikh women and children from various pockets to comparatively safe centers. They organized for their feeding, medical aid, clothing and care. Arrangements for transport by lorries and buses and provision of escort on the trains carrying the fleeing Hindus and Sikhs were organized. Their discipline, their physical fitness and their selflessness in face of dangers coming to the rescue of the people in Punjab when the whole province was burning and when the Congress leaders were helplessly fiddling at New Delhi. तो इसमें बताया गया है कि उस समय आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने विस्थापित होने वाले हिंदुओं की और सिख समुदाय के लोगों की कितनी मदद की। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि लाहौर में 66% संपत्ति पर गैर मुसलमानों यानी सिख और हिंदुओं का अधिकार था, जबकि सिर्फ 34% संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार था। और इस हिसाब से लाहौर जो शहर है यह भारत को मिलना चाहिए था विभाजन के दौरान। लेकिन सीमा रेखा खींचने वाले सिरिल रेडक्लिफ ने यह सोचा कि पाकिस्तान को बंटवारे में क्योंकि कोई बड़ा शहर नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया बिना किसी लॉजिक के। और इसी वजह से लाहौर में सबसे ज्यादा सिख और हिंदुओं पर जुल्म हुए। ये अत्याचार नहीं होते अगर ये बंटवारा नहीं होता, या बंटवारा और सीमा रेखा निर्धारण का काम ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाता जो भारत और पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझता था, तो इसका जो नतीजा था वो कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता था। आज का ब्लैक एंड व्हाइट आजाद भारत के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को समर्पित है, जिसमें सबसे पहले हमने आपको भारत के भूतकाल के बारे में बताया, लेकिन अब हम भारत के वर्तमान काल और भविष्य काल का भी एक सटीक विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के उस भाषण के बारे में बताएंगे जो 90 मिनट का था, लगभग 1.5 घंटे का, जिसे 2 भागों में आज बांटा जा सकता है। पहले भाग में उन्होंने सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा देश के सामने रखा
और इस भाषण का दूसरा भाग पूरी तरह राजनीतिक था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बनाया और कहा कि अगले साल भी वही प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले की इसी प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि उन्होंने जो सबसे बड़ी बात आज कही है वो ये कि 15 अगस्त 1947 इसलिए इतना बड़ा दिन है या था क्योंकि भारत को 1000 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिली और अगले 1000 वर्ष जो आने वाले हैं भविष्य के, वो भारत के हैं। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर है। मैं पक्का विश्वास से कहता हूं, आज जो भारत में परिस्थिति पैदा हुई है, आज जो भारत ने कमाया है, वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है। दोस्तों, अब न हमारे मन में, न 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं और इसलिए अब हमें न रुकना है न दुविधा में जीना है। हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए हमें फिर एक बार, और ये बात मान के चले, हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। मैं आज मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है, और इसलिए हमें ये गंवाना नहीं है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया, और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है, और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसी ने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में
भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। तो आज का जो भाषण था प्रधानमंत्री मोदी का, वो सीधा देश की आम जनता के लिए था। देश की आम जनता के दिल तक सीधे पहुंचने की उनकी कोशिश थी और उन्होंने सबसे पहले तो अपनी उपलब्धियां बताया कि दुनिया में भारत आज कहां पर है, और फिर उन्होंने ये बताया, लोगों को ये उम्मीद दिलाई कि 1000 वर्ष हम गुलाम रहे, लेकिन अब अगले 1000 वर्ष जो हैं वो भारत के नाम हैं, भारत के युवाओं के नाम हैं। और भारत आज शक्ति के जिस भंडार पर बैठा हुआ है, वो शक्ति, वो भंडार दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। इसलिए भारत का ये जो आने वाला समय है, ये भारत के लिए स्वर्णिम युग कहलाएगा। और आज बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के सोने की चिड़िया वाले जो दिन हैं वो लौट सकते हैं या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का तो ये कहना है कि भारत एक बार उसी दौर में आ जाएगा जब एक जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके अलावा आज कुछ और खास बातें देखने को मिली। एक तो यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार आज लोगों को भाइयों और बहनों कहकर या देशवासियों कहकर संबोधित नहीं किया, बल्कि उन्होंने परिवारजन कहकर संबोधित किया। बार बार उन्होंने कहा मेरे परिवारजन। ये एक नई चीज देखने को मिली और इससे प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जो परिवार है उसका दायरा बहुत बढ़ा लिया है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो 140 करोड़ लोग हैं अब यही उनका परिवार है। तो अब परिवार भी दो तरह के बट गए हैं। एक वो जिसे प्रधानमंत्री मोदी अपना परिवार कहते हैं 140 करोड़ लोगों का, और दूसरी तरफ वो पारिवारिक पार्टियां जिन्हें एक परिवार चला रहा है। तो ये दो तरह के परिवार हैं और 2024 में आपको इन दो परिवारों के बीच संघर्ष देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो साफा पहना था उसे पचरंगी साफा कहते हैं, जो 5 रंगों का होता है और इस साफे का संबंध राजस्थान से है, जहां इसे मारवाड़ी साफा भी कहा जाता है। आज ये साफा पहनकर आए थे। राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, इसलिए हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के साफे को जो चुनावी सियासत से भी लोग जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इससे पहले वर्ष 2015 में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने राजस्थानी साफा ही पहना था और 2016 में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने राजस्थानी साफा पहना था। और तब राजस्थान में ना तो लोकसभा के चुनाव थे और ना ही विधानसभा के चुनाव। वैसे भी जो लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावों को मद्देनजर रखकर कोई काम करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज 72 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा ने भी सबको हैरान किया, जिसमें वो भागकर उन बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे जो समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए थे। आज जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, सीढ़ियां उतर रहे थे, तो उनकी जो ऊर्जा थी वो देखने वाली ही थी। आप तस्वीरों में देखिए। की अब देखिए हमारे देश की राजनीति। आज कांग्रेस पार्टी ने आज स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार किया और पार्टी का कोई भी नेता लाल किले पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित नहीं रहा। उनकी जो सीट थी, उनकी कुर्सियां खाली पड़ी रहीं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ही तिरंगा फहराया
और जब उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। हर आदमी यही कहता है कि मैं बार बार जीत के आता हूँ, लेकिन जिताना हराना ये लोगों के हाथ में है, मतदाता के हाथ में है। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा, ये सब चीजें कहना ये तो दुरंकार अहंकार की बात है। और अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे।